नमस्कार मेरी प्यारी यूट्यूब की लॉयल फैमिली साथियों। आज के पॉडकास्ट में आपके लिए राजस्थान से जुड़ी हुई एक बेहद ही डरावनी और भयानक कहानी लेकर के आ चुका हूँ। रजवाड़े राजस्थान का नाम आते ही जेहन में हवेलियों, महलों और किलों आदि की अनूठी सी तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। भव्य महल, हवेलियां और विभिन्न इमारतें यहाँ की प्राचीन व रसायनकालीन भव्यता का बेजोड़ उदाहरण हैं। इन्हें देखने प्रतिदिन देश विदेश से हजारों पर्यटक यहाँ आते हैं। स्थापत्य कला का बड़ा ही समृद्ध खजाना है यहाँ, और इन भव्य निर्माणों के साथ कई कहानियां जुड़ी हुई हैं। कुछ कहानियों सिर्फ कहानियों हैं और कुछ गहरी हकीकत। ऐसी ही हकीकत भरी खौफनाक कहानी है देवलगढ़ के महलों की। कहते हैं आज भी यहाँ महफिल सजती है, दरबार लगता है, गीत संगीत होते हैं। कुल मिलाकर ऐसी कहानियां लगभग हर एक महल से जुड़ी होती हैं। पर आज जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूं वो किसी की अपनी आंखों देखी और आप पीती है। वो कोई कहानी नहीं बल्कि एक खौफनाक हकीकत है। दरअसल कुछ किले और महल ऐसे होते हैं जिनकी हम सच्चाई जाने बिना, उनका इतिहास जाने बिना ही वहां पर घूमने के लिए चले जाते हैं। सुनते तो है कि फलां जगह पर भूत प्रेत पाए जाते हैं, लेकिन आज के मॉडर्न जमाने के लड़के लड़कियां जो वहां पर घूमने के लिए जाते हैं वो इन चीजों पर यकीन नहीं करते। वो कहते हैं कि ये सब चीजें कहानियों में हुआ करती है। लेकिन आज जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो ऐसे ही कॉलेज के दोस्तों के साथ घटित हुई थी, जो कॉलेज ट्रिप में एक महल में घूमने के लिए गए थे। नॉइस। लेकिन फिर वो एक ऐसे मायाजाल में फंस जाते हैं जहां से वापस लौटकर आना नामुमकिन हो जाता है। आखिर में वो लौटकर तो आते हैं, लेकिन पूरे नहीं। केवल गिनती के 3 दोस्त। तो कहानी बहुत ज्यादा डरावनी रहने वाली है। तो आपसे कह देता हूं कि ईयरफोन्स अपने कानों में अच्छे से ठूस लीजिए और घर के किसी कोने में आराम से बैठ जाएं। कहानी बड़ी रहने वाली है और बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना। तो स्टोरी को शुरू करें उससे पहले आपको याद दिला दूं कि अगर अब तक भी आप हमारी लॉयल फैमिली के मेंबर नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस रिश्ते को दिल से मजबूत कर लीजिए। और जितने भी लोग कहानी सुन रहे हैं वो अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दे। ये कहानी कॉलेज के 5 दोस्तों की है। उनके ग्रुप में 4 लड़कियां और एक लड़का था, और जिस शख्स ने हमारे साथ कहानी शेयर की है वो है सुहाना। सुहाना के साथ घटी हुई यह बहुत ही भयानक घटना उस समय की है जब वो कॉलेज में पढ़ा करती थी। आज तो सुहाना की शादी हो चुकी है और वो एक सिटी में फ्लैट लेकर बढ़िया से सेटल हो चुकी है। नॉइस। लेकिन आज भी उस वाकई को याद कर उसकी रूह अंदर तक कांप जाती है। तो क्यों ना इस पूरी स्टोरी को हम सुहाना के प्रोस्पेक्टिव से ही सुने। साथियों, मैं सुहाना। आज मैं अपने जीवन की एक बहुत ही भयानक अपबीट आपके साथ शेयर करने जा रही हूं। मैं जानती हूं कि इस कहानी को सुनकर आप में से काफी लोग ऐसे होंगे जो शायद मेरी बातों पर विश्वास न करें और मेरा मजाक उड़ाएं, लेकिन जो मैं आपको बताने जा रही हूं उसकी गवाह मैं खुद हूं। बात दरअसल उस टाइम की है जब मैं अपनी ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में थी और हमारे कॉलेज का एक ग्रुप एजुकेशनल टूर पर देवलगढ़ गया था, जिसमें मैं, मेरे 4 फ्रेंड दिशा, महक, पायल और आकाश तथा हमारे कुछ क्लासमेट्स और हमारे सर विपुल मेहता शामिल थे। हम कुल 15 लोग थे। इस टूर में सर्दियों की छुट्टियों में ये टूर हमारे लिए एंजॉयमेंट का सबसे अच्छा फ्टर था। हम सब इसे लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइट थे।
वो पत्थरीले जंगली रास्ते से जैसे जैसे हमारी बस गुजर रही थी, रहस्य और रोमांच का एक अलग ही नजारा हमारी आंखों के सामने साकार हो रहा था। देवलगढ़ के महलों और यहाँ के रहस्य के बारे में लगभग हम सब ने सुन रखा था। किसी ने ज्यादा तो किसी ने कम, इसलिए सब बहुत ही ज्यादा एक्साइट हो रहे थे इन महलों और इनके रहस्यों से रूबरू होने के लिए। वो सुनसान जंगली रास्ता भी हमारे एंजॉयमेंट के शोरगुल से गुलजार हो उठा था। हम गाते बजाते, धूम मचाते इस टूर का भरपूर आनंद उठाते जा रहे थे, उस खौफ से बेखबर जो वहां हमारा बेसब्री से इंतजार कर रहा था। सर्दी के दिन की वो हल्की हल्की ठंड, ऊपर से वो सुहावनी गुलाबी धूप, ऊपर से जंगल का सफर। हाँ, सब कुछ कितना खूबसूरत था कि मैं बयां नहीं कर सकती। कहते हैं एक जमाने में ये जंगल जंगल न होकर एक समृद्ध शहर हुआ करता था। इसकी संपन्नता और खूबसूरती के चर्चे चहु और थे। हर दूसरा राजा इस राज्य को प्राप्त करने के लिए लालायित रहता था। लेकिन देवलगढ़ के राजा भीम सिंह की बहादुरी और कूटनीति के समक्ष कोई उन पर आधिपत्य नहीं कर पाया था। बस अपनी गति से निरंतर आगे बढ़ रही थी। एक लंबी दूरी तय कर हम अपने गंतव्य तक पहुंच गए थे। दिशा बोली, आह वाह, व्हाट ए ब्यूटिफुल प्लेस। महक ने भी एक्साइट होते हुए कहा, हाँ यार, सो नाइस। मैंने कहा, सच में यार, जो सुना था इन महलों के बारे में ये तो उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। आज भी ये इतने भव्य और शानदार लग रहे हैं जैसे अभी अभी बने हों। आकाश ने मेरी बात पर सहमति जताते हुए कहा, ये सच ए वंडरफुल प्लेस। उन खूबसूरत महलों को देखकर ग्रुप में हर कोई उनका दीवाना हो गया था। कोई उनके साथ अपनी सेल्फी ले रहा था तो कोई ग्रुप पिक्स। तभी हमारे सर ने व्हिस्टल बजाई और हम सभी को पहले खाना खाने के इंस्ट्रक्शन दिए। हम सब ने भी फटाफट लंच कंप्लीट किया। उन महलों को अंदर जाकर करीब से देखने के लिए हर कोई उतावला हो रहा था। लंच फिनिश करने के बाद ग्राउंड में हम सब ने अपनी कैंपिंग का काम शुरू कर दिया। हम यहाँ नाइट होल्ड करने वाले थे। लगभग 2 बजे हमारा काम कंप्लीट हो गया और हम सब सीधे महलों की तरफ भागे। दरअसल यहाँ पुरातत्व विभाग का कोई ऑफिस नहीं था। यहाँ से मोस्टली 5 किलोमीटर दूर एक गांव जिसका नाम भी देवलगढ़ था, वहीं पर से यहाँ आने की परमिशन ली जाती है। वो परमिशन सर ने पहले ही ले रखी थी। यहाँ कोई गार्ड या केयर टेकर भी नहीं था, सो अब हमें रोकने टोकने वाला भी कोई नहीं था। सर ने हमें 5-5 के ग्रुप में घूमने के इंस्ट्रक्शन दिए थे, जो हमारे लिए और भी अच्छा था। हम पांचों फ्रेंड मजे से सबसे अलग एक बड़े से महल के अंदर जा पहुंचे। ये महल रानी इरावती का था, भीम सिंह की सबसे बड़ी रानी। वहां महल के अंदर एक बोर्ड पर लिखा था रानी इरावती महल। तब हमें पता चला कि ये उनका महल था। कितना भव्य और विशाल गुंबद था। इस महल के ऊपर और अंदर की चित्रकारी इतनी सजीव जैसे कि ये सभी चित्र अभी सजीव होकर बोलने लगेंगे। हम सब इन भित्ति चित्रों और महल के अंदर की कलाकृतियों को निहारते हुए बरामदे से लगी सीढ़ियों से ऊपर दूसरी मंजिल पर पहुंचे। दूसरी मंजिल पर एक बड़ा सा खुला चौक था और उसके चारों तरफ अंदर कमरे बने हुए थे। महक बोली, वाह रे वाह, क्या ठाठ थे। रानी रावती के पायल बोली, सच में यार, होंगे इतना बड़ा महल सिर्फ एक रानी का, तो सोचो घर के हर सदस्य के कितने महल होंगे। उनकी बात सुनकर आकाश हंसने लगा। दिशा ने पूछा, क्यों आकाश हंस क्यों रहा है? आकाश ने कहा, हंसू नहीं तो और क्या, भीम सिंह की एक रानी थोड़े ही थी, 7 रानियों थीं, 7, और तुम दोनों हर फैमिली मेंबर की बात कर रही हो। उनकी फैमिली तो आधे गांव के बराबर होगी ना। ये कहते हुए आकाश और जोर से हंसा। चुप हो जा छोरे।
एक तेज आवाज हमारे कानों में गूंज उठी। किसी रुआबदार औरत की आवाज थी जिसे सुनकर हम सब सहम गए। थोड़ी देर के लिए खामोशी छा गई, पर फिर आकाश ने तेज आवाज में पूछा, कौन है यहाँ? लेकिन काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया। हमने सहमते हुए कमरे के अंदर जाकर भी देखा, पर वहां कोई भी नहीं था। हम सब थोड़ा डर से गए थे, पर आकाश ने ग्रुप में से किसी का मजाक होगा कहकर बात को खत्म कर दिया। हमने भी उसकी बात को ठीक ही समझा। मजे से घूमने लगे और किसी के मजाक का नाम देकर रिलैक्स हो गए और मजे से घूमने लगे। महल के अंदर ही एक बड़ा स्विमिंग पूल बना हुआ था, जिसके बीचों बीच एक सुंदर सा फाउंटेन भी बना हुआ था। शायद जब रानी ईरा अपनी सखियों संग स्नान करने जाती होगी, तब इसी फाउंटेन की मदद से पुल को पानी से भरा जाता होगा। महक ने हंसते हुए कहा, जो भी हो, पर अच्छे ठाठ थे रानी साके। वो चारों कब से मस्ती मजाक कर रहे थे, इधर उधर दौड़ रहे थे, पिक्स ले रहे थे। मैं भी उनके साथ खूब एंजॉय कर रही थी कि तभी एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे बरामदे में बने खंभे के पीछे से कोई हमें देख रहा है। ऐसा मुझे पहले भी सीढ़ियों से ऊपर आते समय महसूस हुआ था, पर तब मैंने ध्यान नहीं दिया था। पर उस आवाज और अब ये इंसिडेंट, इन सब चीजों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था। कुछ तो जरूर था यहाँ जो बस मुझे महसूस हो रहा था। मैं उन चारों को डराना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्हें कुछ भी नहीं बताया और खुद ही थोड़ा सहमते हुए उस खंभे की तरफ बढ़ी। जैसे ही मैं उस खंभे के पास पहुंची और उसके पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। ये देखकर मुझे बहुत हैरानी भी हुई, क्योंकि मैंने साफ साफ देखा था वहां कोई तो जरूर था। आकाश की तेज आवाज मेरे कानों में गूंज उठी, अरे यार सुहाना, वहां क्या कर रही हो? मैंने कहा, कुछ नहीं आकाश, मैं बस। वो आकाश ने कहा, अरे ये वो छोड़ो और यहाँ आओ। यहाँ कुछ ऐसा है जिसे देखकर तुम खुश हो जाओगी। कम ऑन हैरी, अप दीर हाँ आई। ये कहते हुए मैंने एक बार फिर मुड़कर उस पिल्लर के पीछे देखा, पर इस बार भी वहां कोई नहीं था। फिर मैंने उस बारे में ज्यादा सोचना ठीक नहीं समझा और अपने कदम तेजी से अपने दोस्तों की तरफ बढ़ाए। मैं उनके पास पहुंची तो आकाश ने मुझे सामने नीचे की तरफ इशारा करते हुए एक कुंड दिखाया। वो कुंड महल के ठीक पीछे एक दूसरे बड़े महल के सामने खुले से चौक में था। लबालब पानी से भरा हुआ इतना सुंदर नजारा था कि देखते ही कैमरे में कैद करने को जी चाहे। पर मुझे फोटोग्राफी का इतना कोई शौक नहीं था। मुझे तो रियल में ऐसी चीजों को करीब से देखना बहुत अच्छा लगता था। उस कुंड को देखते ही मुझसे रहा नहीं गया। मैं और मेरी सहेलियां, हम सब तो दौड़कर उस कुंड के पास पहुंचे। आकाश भी हमारे पीछे आराम से गुनगुनाता हुआ पहुंचा। मेरी फ्रेंडस तो अपने पिक्चर क्लिक करने में लगी थी और मैं उस खूबसूरत कुंड को निहारने में। उस कुंड की दीवार पर संस्कृत में एक अभिलेख लिखा हुआ था। उस अभिलेख के अनुसार उस कुंड का नाम पद्मकुंड था, पर वहां लगे बोर्ड में कुंड का नाम देवल कुंड लिखा हुआ था। मैंने सोचा शायद ये दोनों ही नाम होंगे इस कुंड के। काफी टाइम हमने कुंड के पास बिताया, खूब मस्ती की, फोटोस वगैरह लिए। वहां उस कुंड के पास एक नवयुवती की बहुत ही सुंदर सी आदमकद प्रतिमा भी बनी हुई थी। इतनी सुंदर और सजीव मानो अभी कुछ बोल पड़ेगी। उस मूर्ति के नीचे रानी देवल लिखा हुआ था। रानी देवल भीम सिंह की सबसे छोटी रानी थी, जो बहुत ही खूबसूरत और बुद्धिमती थी। कहते हैं उनकी बुद्धि और कूटनीति का लोहा तो खुद राजा भीम सिंह भी मानते थे। हम थोड़ा आगे बढ़े उस कुंड के सामने वाले महल की तरफ। ये महल रानी देवल का ही था, उतना ही विशाल और भव्य जितना कि रानी इरावती का महल था।
दरअसल महाराज ने अपनी सभी रानियों के लिए एक जैसे साथ अलग अलग महल बनवाए थे, जिनका इंटीरियर रानियों की अपनी अपनी पसंद का था। रानी देवल के महल का इंटीरियर सादगी पूर्ण और सुंदर था। दीवारों पर रामलीला, ब्रिज लीला और रामायण के सुंदर भित्ति चित्र बने हुए थे। महल में एक बड़ा ही सुंदर मंदिर भी था मां जगदम्बा का, जिसमें नीलम के पत्थर से बनी मां की बहुत ही सुंदर मूर्ति थी। यहाँ मुझे एक और रहस्यमय चीज देखने को मिली। वो खास बात ये थी कि इस वीरान जगह जहां अब कोई भी नहीं रहता, वहां मंदिर में पूजा किसने की होगी। मंदिर एकदम साफ सुथरा था, जबकि पूरे महल में कचरा पसरा हुआ था। जगह जगह मकड़ी के जाले बने हुए थे। वहीं यहाँ मां की मूर्ति पर फूल चढ़े हुए थे। जला हुआ कपूर भी था। ये सब चीजें यहाँ कहाँ से आई, ये सवाल हमारे दिमाग में बार बार उठ रहे थे। तभी दिशा एकदम शॉक्ड होकर चीखते हुए बोली, अरे पायल, ये तुम्हारे माथे पर। उसकी बात सुनकर हम सबने भी पायल के माथे पर देखा। पायल के माथे पर नजर पड़ते ही हम सबके तो होश भागता हो गए। उसकी ललाट पर कुमकुम का टीका लगा हुआ था, जबकि सुबह से उसके माथे पर कोई टीका नहीं था। पायल ने भी अपने हाथ से छूकर देखा, तभी उसे पता चला कि उसकी ललाट पर कुमकुम लगा हुआ है। अभी हम इसी के बारे में सोच रहे थे कि मेरी नजर आकाश पर पड़ी। उसके माथे पर भी कुमकुम का टीका लगा हुआ था। फिर मैंने दिशा और महक के माथे पर देखा तो मैं पूरी तरह से शॉक्ड हो गई। उन दोनों के माथे पर भी टीका लगा हुआ था। तब मैंने अपना हाथ अपनी ललाट पर लगाया। मैं बता नहीं सकती कि उस समय मेरा क्या हाल हुआ था। आई एम टोटली शॉक्ड एंड अफ्रेड। पहली बार किसी मंदिर में जाकर मुझे इतना डर महसूस हुआ था। मेरे माथे पर भी टीका लगा हुआ था। मैंने अपने सभी दोस्तों को बताया, वो सब भी ये देखकर हैरान हो गए। ये टीका हमारी ललाट पर कैसे आया, ये हम में से कोई भी नहीं जानता था। हम बुरी तरह से डर गए थे। फिर भी हमारे ग्रुप ने इस बात को ज्यादा सीरियसली ना लेते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। मन में डर तो था, बट इन महलों के रहस्यों को देखने खोजने का जुनून सवार हो गया था। अब तो हम महल के दूसरे कोने की तरफ पहुंचे। वहां फर्श पर एक विंडो जैसा कुछ बना हुआ था। आकाश ने उसके दरवाजे को खोलने की कोशिश की, पर बरसों से जाम होने के कारण वो दरवाजा नहीं खुला। महक बोली, रहने दो आकाश। पायल ने थोड़ा सहमते हुए कहा। महक ठीक कह रही है आकाश, रहने दो। पता नहीं क्या होगा, यहाँ मंदिर जैसा कुछ ना घट जाए फिर से। ओके चलो वहां देखते हैं। सामने की तरफ इशारा करते हुए आकाश आगे बढ़ा। हम भी उसके पीछे हो लिए। तभी खड़खड़ाहट करता हुआ वो फर्श पर लगा दरवाजा खुल गया। वी अरे सो अफ्रेड। लगभग हम सब डर के मारे चिल्लाते हुए आकाश के पीछे छिप गए। बेचारा आकाश, डर तो उसे भी बहुत लग रहा था, पर आखिर वो किसके पीछे छिपता। सो मजबूरी में उसे ही मैन बनना ही पड़ा। हम सबको फेयरलेस करते हुए वो बोला, डोंट वोरी यार, तुम सब डरो मत, मैं हूं ना, मैं देखता हूं क्या है वहां। ये कहते हुए वो आगे बढ़ा। उसे आगे बढ़ता देख मैं चीखते हुए बोली, नो आकाश प्लीज मत जाओ वहां, कम बैक प्लीज। मुझे शांत करते हुए उसने कहा, डोंट वोरी सुहाना, तुम घबराओ मत, मैं सिर्फ बाहर से ही देख रहा हूं कि आखिर वहां है क्या। फर्श पर विंडो क्यों बनाई है। वो जैसे ही उस दरवाजे के करीब पहुंचा, एक्साइटमेंट के मारे उछला।